नमस्कार, मैं हूं आर एन भास्कर और यह है मेरा चैनल भास्कर की बिजनेस बातें। और जैसे यह टाइटल कहता है, यह चैनल जो है वो पॉलिसी पर है, बिजनेस पर है और उन लोगों पे है जो बिजनेस करते हैं, जो कारोबार स्थापित करते हैं, जो नौकरी बनाते हैं और लोगों को देते हैं। इस समय हम इस देश के बारे में बात करेंगे, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितना मजबूत है यह देश, कितना शक्तिशाली यह देश है। नेता कई चीज कहते हैं। नेता कहते हैं दुनिया में भारत ऐसी इकलौती ओनली बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है जिसने पिछले क्वार्टर में 8.4% की दर से विकास किया है। इसी तेजी से हमारा देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जब सुनते हैं तो कभी कभी अच्छा लगता है, दिल खिल जाता है, पर जब हम मौज मस्ती के बाद सोचने लगते हैं तो याद आता है, ध्यान में आता है कि असली सिचुएशन इतना रंगीन नहीं है जितना नेता लोग ने बनाए हैं। असलियत एक चीज है, प्रार्थना और सपने दूसरी चीज है। हम आज असलियत के बारे में बात करेंगे। पहली चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि जीडीपी सबसे इंपॉर्टेंट फिगर नहीं है। जीडीपी वो फिगर है, इस देश में कितना बिजनेस होता है, कितना बिजनेस नहीं होता है, कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, वो जीडीपी है। और जीडीपी को फुलाने में, इन्फ्लेट करने में बहुत साधारण टेक्निक्स यूज करते हैं। मैं उधार ले सकता हूं किसी से और दिखा सकता हूं कि मेरे पास शानदार गाड़ी है, शानदार बंगला है, और सभी सोचते कि मैं अमीर हूं, मेरा जीडीपी बहुत बड़ा है। जो बैंकर है, जो इकोनॉमिस्ट है, वो मेरे नंबर्स देखता है और वो भी देखता है मेरा उधार कितना है। और जो नेट वैल्यू है, जो मैं दिखावट के लिए रखा हूं, और जो मेरा उधार है, उसको निकाल कर देखता हूं, वो नेट फिगर है। नेट फिगर इतना अच्छा नहीं है। मैंने कहा ना, जीडीपी आप उधार से बढ़ा सकते हो। जीडीपी मैं आपसे खरीदूं, आप मुझसे खरीदो और जीडीपी बढ़ा सकते हैं। पर दूसरे नंबर्स है जो बहुत ही जरूरी है। देश को बढ़ाने के लिए कई चीजें की जरूरत है। सबसे बड़ी चीज है कि इस देश में कितना पैसा आ रहा है नई बिजनेसेस चालू करने के लिए। जो पैसा आता है देश में, वो दो तरीके के रहते हैं। एक तरीका है जहां इस देश के निवासी खुद कारोबार में अपना पैसा डाले और नए बिजनेसेस चालू करें और नई नौकरी चालू करें। दूसरा तरीका यह है कि फॉरेन कंट्रीज अपना पैसा लेकर इस देश में डालें और इस देश में नई कंपनीज चालू करें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं। असल में जब देखा जाए, पिछले 8 साल में इस देश के नागरिक इतना पैसा नहीं डाल रहे जितना पहले डालते थे। उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया है। जब देश के आदमी खुद, देश के नागरिक खुद पैसा नहीं डालते हैं, तो दूसरा चारा है आप फॉरेन कंट्री से पैसा लो। पर फॉरेन कंट्रीज का पैसा जो इंडस्ट्री में जाता है, वो उसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। फॉरेनर्स दूसरा तरीके का पैसा लाते हैं और वो जाता है स्टॉक मार्केट में, वो जाता है क्रेडिट नोट्स में, उसे कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स।
इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है क्योंकि जल्दी पैसे डाल के जल्दी निकाल रहे हैं फॉरेनर्स। पर पैसा जो इंडस्ट्री चालू करने के लिए आ रहा है वो घट रहा है। अब जरा देखिए किस तरीके से एफडीआई साल बे साल गिर रहा है। आज हालत काफी गंभीर है। एफडीआई जरूरी है क्योंकि एफडीआई जब पैसा आता है वो जल्दी निकाला नहीं जा सकता है। जो शेयर मार्केट में पैसा आता है वो तुरंत निकाल सकते हो, जो क्रेडिट नोट्स में आता है वो तुरंत निकाल सकते हो। वो एक लोन बराबर है जो वापस लेकर जा सकते हो। पर एक बार कंपनी ने लाया एफडीआई के रूप में तो वो पैसा देश में रहता है अधिकतर। जब तक कंपनी ने फैसला किया कि मुझे अपने इक्विटी, मुझे अपना ओनरशिप बेचना है, वो चला जाता है, वो दूसरी बात है। पर आजकल फॉरेनर्स पैसा नहीं लाते हैं। क्यों? उसके कई कारण हैं। एक कारण है कि इस देश के निवासियों के जैसे उनका भी कॉन्फिडेंस घट रहा है। वे कहते हैं जब आपके देश निवासी खुद पैसे नहीं डाल रहे हैं तो मैं क्यों डालूं? वो उधर रहता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कैसे आप सोचोगे कि मुझ में कॉन्फिडेंस आए? एक दूसरा कारण है, पुराने जमाने में 2016 तक अगर मैंने देश में पैसा लाया और देश में एक कारोबार चालू किया और मुझे आपके साथ कोई डिस्प्यूट रह गया, आप और मैं एक चीज पर सहमत नहीं थे, तो मैं कोर्ट में जा सकता था। पर सबको मालूम है कि इंडियन कोर्ट्स बहुत टाइम लगाती है। 5 साल नहीं, 20 साल, 30 साल के लिए जजमेंट नहीं आता है। तो हर एक फॉरेन कंपनी आर्बिट्रेशन के लिए जाती थी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में। वहां जल्दी 2 साल में फैसला आता है। अगर मैं गलत हूं तो मैं गलत हूं, अगर मैं ठीक हूं तो आप मुझे पैसे दीजिए। 2016 में इस देश ने सभी जो एग्रीमेंट्स थे उसे कहते थे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, सभी जो एग्रीमेंट्स थे उनको कैंसिल कर लिया। खाली 2 ही एग्रीमेंट्स बची, एक था सिंगापुर और दूसरा था नेदरलैंड्स। क्योंकि वो ट्रीटी का एक्सपायरी डेट थोड़े साल के बाद था, उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता था। सरकार ने सिंगापुर और नेदरलैंड्स के साथ बात की, बोली आप कैंसिल कर लो ना। उन्होंने कहा नहीं, अपनी एग्रीमेंट इस साल तक कायम है, कायम रहेगी। और जो भी पैसे अब देश में आ रहे हैं, अब गौर से देखिए, सब पैसे आते हैं सिंगापुर से या आते हैं नेदरलैंड से। एक उदाहरण, इकिया स्वीडिश कंपनी है, पर इकिया ने पैसे डायरेक्टली इंडिया में नहीं लाए, वो नेदरलैंड्स में जाकर नेदरलैंड से पैसे इंडिया में लाए। क्यों? क्योंकि नेदरलैंड्स और सिंगापुर में आर्बिट्रेशन क्लॉज अभी तक जिंदा है। अगर मेरा डिस्प्यूट है आपके साथ, मैं फिर भी आर्बिट्रेशन के लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता हूँ। फॉरेन कंपनीज कहती है कि अगर आप मुझे आर्बिट्रेशन के लिए नहीं जाने दोगे तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं लाऊंगा। और जो लाएंगे वो सिंगापुर और नेदरलैंड्स के रूट से ही लाएंगे। इसीलिए एफडीआई घट रहा है। अब इस घटने का नतीजा यह रहा कि इतने बिजनेसेस नहीं चालू कर सकते हो। इतने बिजनेसेस नहीं चालू होंगे, इसका मतलब है इतनी जो नौकरी बन सकती है लोगों के लिए, उतनी नौकरी नहीं बन रही है। उसका नतीजा होता है कि बहुत लोग बेरोजगार हैं, क्योंकि इस देश में कम से कम 1.5 करोड़ जॉब्स चाहिए साल बे साल, क्योंकि अपनी आबादी 1.4 बिलियन है। और इस आबादी के कारण अगर हमने इतने जॉब्स नहीं क्रिएट किए तो उतने लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे। लास्ट ईयर के अनएम्प्लॉयड लोग, इस साल के अनएम्प्लॉयड लोग, अगले साल के अनएम्प्लॉयड लोग, नंबर बढ़ते रहता है। और आज अगर आप देखोगे इस देश में, इंडिया अपने नेबर्स को के साथ कंपेयर करोगे, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनसे ऊंचा है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट बांग्लादेश से ऊंचा है। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट श्रीलंका से ऊंचा है।
शायद पाकिस्तान से ऊंचा नहीं होगा, पर पाकिस्तान अपना बेंचमार्क नहीं हो सकता है। इसीलिए एफडीआई बहुत ज़रूरी है। एफडीआई के अलावा दूसरे नंबर्स भी हमें चिंतित करते हैं। आप देखिए, इंडस्ट्री इंडेक्स, जो कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन, वो गिर रहा है। एक और नंबर देखिए, आप देखेंगे जीडीपी जो एक बार 8% से ऊपर था, धीरे धीरे गिर रहा है। पिछले साल हमने कहा जीडीपी बढ़ गया है, पर वो बढ़ाना, जो जीडीपी बढ़ा है वो इसीलिए बढ़ा है क्योंकि उसके पहले वाले साल में हमने ग्रोथ फिगर्स कम किए, तो उस कम नंबर पर ये नंबर्स ज़्यादा दिखने लगे। आप तरीके सोच रहे हैं किस तरीके से लोगों को बताएं कि देश की तरक्की हो रही है। असल में इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। लोग कहते हैं, और नेता लोग खास करके कहते हैं इंडिया सुपर पावर है, पर ज़रा जॉन मेयर शार्मा को सुनिए। जॉन मेयर शार्मा कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है जियोपॉलिटिक्स पर। वो सभी देशों को देखते हैं, किस तरीके से देशों इंटरैक्ट करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उस पर भाषण देते हैं। उन्हें इंडिया में इनविटेशन दिया गया और एक पब्लिक गैदरिंग में जॉन मेयर शार्मा ने यह कहा, India is an aspiring great power. The two building blocks of power in the international system are population size and wealth. You need a great deal of wealth and you need a lot of people to qualify as a great power. The reason that China was not considered a great power until recently was because it didn't have the wealth. It certainly had the population size. What China now has is population size plus wealth. What India has for sure is population size, and it's growing wealthier and wealthier by the year. But I think, according to most accounts, it has not yet reached the point where it qualifies as a great power. India is not a superpower, it's an aspiring superpower. इंडिया की इच्छा है कि वो सुपर पावर बन जाए, पर सुपर पावर बनने के लिए दो चीज़ ज़रूरी है। एक, आपके लोगों की संख्या ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा, आपके पास काफ़ी धन होना चाहिए। सर, लोगों की संख्या आपके पास है, पर धन नहीं। धन होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। आप कहते हो कि चाइना इतना नहीं बढ़ रहा है, पर चाइना क्या 5% जो ग्रोथ है 17 बिलियन पर, 17 ट्रिलियन पर, वो इंडिया के 10% से भी ज़्यादा है। इंडिया को बहुत जाना है, और इंडिया इतनी तरक्की नहीं कर सकेगा जब तक उनका कैपिटल फॉर्मेशन बढ़े। कैपिटल फॉर्मेशन वो नंबर है कितना पैसा बिजनेस में आ रहा है नए बिजनेसेस क्रिएट करने के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन, देश का पैसा और विदेश का पैसा कैपिटल फॉर्मेशन बनता है। कैपिटल फॉर्मेशन गिरा है, एफडीआई गिरा है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन गिरा है, और जीडीपी इतना नहीं बढ़ा है। उसके बावजूद हम कहते हैं इंडिया सुपर पावर बनेगा। आप सोचिए, हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, और पहला एपिसोड था इज इंडिया सुपर पावर। जो दूसरा एपिसोड हम बात करने वाले हैं वो है किस तरीके से इंडिया अपनी रूरल सेक्टर को बर्बाद कर रही है, को डिस्ट्रॉय कर रही है। उसे देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। रूरल सेक्टर इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको रिमाइंडर मिले जब वो दूसरा एपिसोड इस सीरीज़ में आपके सामने पेश किया जाएगा। धन्यवाद।